Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the AFM Module B Unit 13, which is Preparation of Final Accounts. So before proceeding with the session, please subscribe the channel, press the bell icon to get the timely notification of all the uploaded videos. And for all the JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. So let's start with our today's session. इसमें आज के सेशन में हम लोग फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके मेन होते हैं। इसके अंदर में आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उनको हम लोग समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करनी रहती है, क्या इनका परफॉर्मा रहता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड वे में आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो जब भी हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, देखिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले हमने अपना क्या क्या प्रिपेयर कर लिया है। हमने अपनी जर्नल एंट्रीज पास कर ली है, हमने लेजर अकाउंट्स बना लिए हैं और फाइनल लेजर अकाउंट से हमने अपना ट्रायल बैलेंस बना लिया है। तो ये बनाने के बाद अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में अब सबसे पहले बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट की। दिस ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं बिजनेस के, विच इज रिलेटेड टू देयर रॉ मटेरियल, जो वो कंज्यूम करते हैं, जिससे रिलेटेड उनका बिजनेस है, उससे लगने वाले खर्चे, उनको परचेज करने का खर्चा या फिर उस पे डायरेक्ट जो भी वेजेस वो पे कर रहे हैं, कैरेज इनवर्ड्स हो गया, ठीक है, लेबर का खर्चा हो गया, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है टू दैट बिजनेस। तो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। So trading account takes into account only the direct cost associated with the materials in which the firm is dealing. The operating costs are not included. अब business चलाने के लिए अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं जो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर नहीं करते। वो जब हम लोग इसके बाद पीएल अकाउंट बनाते हैं वहां पर हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जो जिस मटेरियल से रिलेटेड फर्म बिजनेस कर रहा है उस रॉ मटेरियल को परचेज करने का जो कॉस्ट आया है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का कैरेज इनवर्ड का कॉस्ट आया, उससे रिलेटेड अगर लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस जो लगा है कॉस्ट, वो सिर्फ कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जैसे बिजनेस के और भी एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक स्टेशनरी का हो गया, लीगल हो गया, एडवर्टीजमेंट, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर नहीं करेंगे। This means that we calculate the cost of goods sold and subtract it from the revenue to arrive at what is called gross profit. So trading account में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका रेवेन्यू विच इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक जो होता है बिजनेस का एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, प्लस जो भी उसने रॉ मटेरियल्स परचेजेस किया, ओके, उस पीरियड में पूरे साल में, वो ऐड करेंगे। जो भी उससे रिलेटेड मटेरियल परचेज करने से रिलेटेड और भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके लग रहे हैं वो ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे विद द क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक अभी उसके बिजनेस के पास बाकी है सेल करने के बाद भी जो इतना क्लोजिंग स्टॉक रह गया एट द एंड ऑफ पीरियड, तो जो आपका निकल कर आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी को हम लोग क्या है, जो उसकी रेवेन्यू है यानी कि जो सेल्स है उससे माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ये फॉर्मेट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, पूरे साल का बनता है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखते हो, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। अगर आप 1 अप्रैल से 31 मार्च को बना रहे हो तो जो भी आपका 1 अप्रैल पे स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड पे जो आपके पास इन्वेंट्री थी टू ओपनिंग स्टॉक, वो यहाँ पे लिखी जाती है। फिर आपने और भी पूरे साल में कुछ मटेरियल परचेज किया होगा बिजनेस ने, सो टू परचेजेस, वो बिजनेस में जो भी नया मटेरियल परचेज किया है वो ऐड हो जाएगा इसमें। फिर हो सकता है कुछ डिफेक्टिव माल भी आ गया तो आप कुछ सामान रिटर्न भी कर देते हो, कुछ आपके परचेज रिटर्न्स भी होते हैं। तो अगर आपने परचेज जो सामान किया उसमें कुछ रिटर्न कर दिया तो वो माइनस हो जाएगा। सो एक्चुअल में जो अब आपने परचेज किया, परचेजेस माइनस रिटर्न, जो एक्चुअल वैल्यू आई वो आप यहाँ पे लिख देते हो, ठीक है। साथ में जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इस मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड और भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है
वो सब आ जाएंगे, जैसे कैरेज इनवर्ड, वो मटेरियल आपके फैक्ट्री तक लाने के लिए, लेबर को वेजेस दिया, कोल गैस वाटर, बाकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और भी कई तरीके के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। राइट हैंड साइड में आपका क्या आता है, जो आपकी सेल्स हुई है पूरे साल की, जो भी सेल्स हुई है वो वैल्यू। अब हो सकता है आपने कुछ सेल्स करी और कस्टमर ने भी कुछ माल आपको रिटर्न कर दिया है, तो जो सेल्स में अगर कुछ रिटर्न हुआ है तो वो हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो एक्चुअल हमारी सेल्स की वैल्यू है या रेवेन्यू की जो फिगर है वो हम लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं। ओके, और लास्ट में आपका क्या आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। इतना मटेरियल अब आपके पास एट द एंड ऑफ पीरियड रह गया है। वो कैसे आया, जो भी आपने जो शुरू में था एट द एंड, एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, प्लस आपने कुछ नया सामान खरीदा होगा, फिर आपने कुछ बेचा होगा, सेल्स किया होगा, तो जो सामान रह जाएगा एट द एंड ऑफ पीरियड वो आपका क्या हो गया, एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी आपके पास एट द एंड ऑफ पीरियड रहता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब हमें निकालना है या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या हमने फॉर्मूला देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट होता है आपका सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स की वैल्यू ये आ गई है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न से सेल्स की वैल्यू आ गई है। सीओजीएस आप कैसे निकालोगे, ये सारी फिगर्स को ऐड कर दोगे, आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस जो आपका ये परचेजेस है प्लस ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इन सबको प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक जो है उससे आपको माइनस कर दोगे, तो जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी सीओजीएस। तो इसी को जब हम लोग सेल से माइनस करेंगे, अगर ये पॉजिटिव फिगर है तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर ये नेगेटिव फिगर है यानी सीओजीएस बड़ा है इन कंपैरिजन टू द रेवेन्यू दैट द बिजनेस हैज जनरेटेड, तो वो ग्रॉस लॉस है। सो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चढ़ाएंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, जो आपका आया सेल्स, जो आपकी वैल्यू आई सेल्स माइनस रिटर्न से सेल्स माइनस सीओजीएस, जो आपने निकाला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या फिर आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, जितनी भी फिगर्स लेफ्ट हैंड साइड है उसको माइनस करना है राइट हैंड साइड की फिगर से। तो ऑफकोर्स राइट वाला क्या है, बड़ा आना चाहिए, सेल्स बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो लेफ्ट हैंड साइड चढ़ेगा, और ग्रॉस लॉस है तो राइट हैंड साइड चढ़ेगा बाय ग्रॉस लॉस। ओके, तो दोनों में कोई एक चीज होगी। तो इस तरीके से आपका एक पार्ट कवर हो गया, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट था वो बना लिया, जहां पे आपने अपनी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की फिगर निकाल ली। कैसे निकाली, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपका सेल्स क्लोजिंग स्टॉक ये आया। आप चाहे तो सारा लेफ्ट हैंड साइड का प्लस कर दीजिए, राइट हैंड साइड का प्लस कर दीजिए, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड से माइनस कर दीजिए, बड़ा है तो ग्रॉस प्रॉफिट। अदरवाइज डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकालिए, सेल्स की जो भी फिगर आई सेल्स माइनस रिटर्न करके माइनस सीओजीएस। सीओजीएस क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगेन ये फिगर अगर पॉजिटिव आई तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आई तो ग्रॉस लॉस है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आई है या फिर ये जो ग्रॉस लॉस की वैल्यू आई है, इसको अब हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे कहाँ पे, जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसके बाद बनाएंगे। सो सेकेंड है आपका फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें बताता है फाइनली द नेट प्रॉफिट एंड द नेट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अभी हमने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, जहां हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करे थे। अब उसके अलावा बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे हमें अपनी एम्प्लॉयज को क्या है, सैलरी देनी होती है, कुछ हम लोग स्टेशनरी परचेज करते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस लगते हैं, कुछ लीगल एक्सपेंसेस लग सकते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसेस लग सकते हैं, आपका फिक्स असेट है उसको आप डेप्रिसिएशन शो करते हो, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। तो ये सारे आप एक्सपेंसेस कंसीडर इसमें करते हो। साथ में आपने लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, टैक्स आपका स्टैट्यूटरी पेमेंट है जो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा वो माइनस करोगे। तो ये सारे खर्चे भी क्या है इसमें कंसीडर करते हैं। और साथ में राइट हैंड साइड में और जो आपको इनकम हो रही है, जैसे आपने कोई सामान बेचा उससे आपको कोई कमीशन इनकम अर्न हो रही है, रॉयल्टी इनकम अर्न हो रही है, तो वो सब अगर इनकम अर्न हो रही है वो आप राइट हैंड साइड में दिखाते हो। ओके,
So profit and loss account get initiated by entering the gross loss on the debit side or the gross profit on the credit side. देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हमारा आया था, मान लीजिए अगर हमारी फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आई है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड दिखाई, इसी को पीएल अकाउंट में हम लोग राइट हैंड साइड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ओके, क्रेडिट साइड में। द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द बैलेंस विच इज कैरी डाउन फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ही इस वैल्यू को हम लोग पीएल अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। The business will occur many other expenses in addition to the direct expenses. These are deducted from the profit or are added to the gross loss, and the resulting value obtained will be the net profit or net loss. तो जो बाकी expenses लगे उनको अब आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट निकालने का? जो अभी आपका ऊपर अगर मान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो आपके अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे सैलरी, स्टेशनरी, लीगल, एडवर्टीजमेंट, रेंटल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ओके, ये सारे इंटरेस्ट ये सब माइनस करेंगे हम लोग। और अगर कोई इनकम हुई है तो उसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने कोई कमीशन इनकम, रॉयल्टी इनकम, रेंटल इनकम अर्न करी है, वो सब अदर इनकम ऐड हो जाएगी। तो जो आपकी फिगर आएगी दैट इज नेट प्रॉफिट। अगेन अगर ये पॉजिटिव है तो नेट प्रॉफिट, अदरवाइज नेट लॉस। तो ये जो होता है ये होता है आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट से अब जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स को क्या है, डिविडेंड बांटती है, ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं बांटती। नेट प्रॉफिट अगर उसके पास रहता है तो कंपनी का डिस्क्रिशन रहता है, इसके ऊपर फिर वो डिविडेंड देती है। सो देखिए दिस इज द फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन ये पूरे साल का बनता है, तो इसमें लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो जो भी ईयर एंडेड है 31 मार्च ऐसे आप लिख सकते हो। तो देखिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट था तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग राइट हैंड साइड में ब्रॉट डाउन करते हैं। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ये वैल्यू चढ़ा दी। इन केस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस आया था तो वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चढ़ाते टू ग्रॉस लॉस। दोनों में कोई एक ही चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। उसके बाद हम लोग सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने कंसीडर करते हैं, जैसे ये सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स हो गए, लोन पे आप इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो गया। अगर आपने कोई फिक्स असेट सेल करी और उस पे अगर लॉस हुआ, सो लॉस ऑन द सेल ऑफ असेट भी आप यहाँ पे चढ़ाते हो। और अगर आपने असेट सेल करी उससे प्रॉफिट हुआ तो वो आपकी इनकम हो गई, तो वो आप राइट हैंड साइड में चढ़ाते हो। ओके, तो राइट हैंड साइड में इनकम आ गई, जैसे यू हैव रिसीव्ड अ सर्टेन डिस्काउंट, commission received, rent received, और you have got a profit on the sale of asset। तो ये सारी आपकी इनकम हो गई जो राइट हैंड साइड में चढ़ाते हो। फिर इन्हीं को आप, इसको हमने मान लिया हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से अब हम ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं इनको डिडक्ट कर देंगे, और ये जो इनकम है इनको ऐड कर देंगे इस फिगर में। इस फिगर में क्या करेंगे, जितनी भी इनकम है इसको ऐड करेंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस है इनको माइनस करेंगे। तो जो हमारे पास अगर पॉजिटिव फिगर आएगी दैट इज द नेट प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आएगी तो वो फिर वो नेट लॉस होगा। दोनों में एक ही चीज आएगी। नेट प्रॉफिट है तो वापस हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अब इसमें भी आप चाहो तो और बाइफरकेशन कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप अलग से ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा सकते हो और फिर नेट प्रॉफिट दिखाते सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, उसमें आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करते हैं एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। फिर आप बाद में उसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करके फिर आप नेट प्रॉफिट दिखा सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अदरवाइज इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट बनता है, जहां पे अब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये सारी आपकी अदर इनकम ये भी आपने कंसीडर करी है दोनों चीजें। तो जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म आता है दैट इज अ नेट प्रॉफिट। इसके बाद एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा फाइनल अकाउंट्स का पार्ट वैसे नहीं होता है और ना ही ये मैंडेटरी है, ओके, बट ये बना सकते हैं। तो इसका क्या यूज है वो भी देखते हैं। So net profit as arrived in the PL account is used by the company for providing dividend distribution tax, adjustments to the income tax, transfer to the reserves. This is done through the PL appropriation account. अब जो नेट प्रॉफिट आया कंपनी का, हमने बताया था उसी से कंपनी क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिफरेंट प्रोविजंस बनाएगी, ओके, डिफरेंट रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए वो एक सेपरेट अकाउंट बना सकती है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, which is different from the PL account, and it is normally put below the net profit figure in the same statement। अभी हम देखेंगे नेट प्रॉफिट का फिगर कहाँ इसमें शो होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन का क्या फॉर्मेट है वो हम देखेंगे।
So net profit is transferred to the credit side of PL appropriation account. So जो हमने PL अकाउंट बनाया उससे जो भी हमें नेट प्रॉफिट आया वो हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, लिखा है बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर ब्रॉट डाउन, और जो भी लास्ट ईयर का बैलेंस है वो भी ब्रॉट डाउन। और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम उसका यूज करने वाले हैं, जैसे उस पैसे को वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स, वी आर गोइंग टू फॉर्म अ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स, एडिशनल अगर हम लोग इनकम टैक्स प्रोविजंस करने वाले हैं, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड के लिए, ओके, सरप्लस जो भी अमाउंट होगा दैट इज नाउ कैरिड ओवर टू द बैलेंस शीट एज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस। So Indian Accounting Standard 1 states as to what constitutes a complete set of financial statements. PL appropriation account is not a part of this set. तो वही मैंने बोला complete set of financial statements में आपका वही ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट जो बनता है वो एक साथ कंसीडर किया जाता है, फिर आपका बैलेंस शीट आता है और फिर आपका एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है जिसमें कि जो चेंजेस इन ओनरशिप है उसका रिप्रेजेंटेशन आता है, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है कितना कितना शेयर होल्डिंग है उनके पास, उसका रिप्रेजेंटेशन आता है अंडर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पीएल एप्रोप्रिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फाइनल सेट, ओके, जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइनल सेट है उसका पार्ट नहीं होता है। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनल अकाउंट्स में, दैट इज अ बैलेंस शीट which represents your financial position, the position of your assets and liabilities as on the particular date। अभी देखिए हमने जो भी पीएल अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वो फॉर द ईयर बनाया, पूरे साल का दिखाता है, बट बैलेंस शीट जो फिगर्स रिप्रेजेंट करता है ये एज ऑन द डेट करता है, तो हम लोग इसको बनाते हैं हमेशा एज ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च के दिन आपकी क्या बैलेंसेस है असेट्स की और लाइबिलिटीज की क्या वैल्यूज है वो आप शो करते हो, पूरे साल की नहीं शो करते, एज ऑन 31 मार्च। So balance sheet is a financial statements that provide a snapshot of the company's assets, liability, shareholder equity at a specific point in time। तो उस specific date पे हमारी टोटल कितनी असेट्स है, लाइबिलिटीज है और कितनी हमारी शेयर होल्डर कैपिटल है वो शो करते हैं। एनालिस्ट यूज द बैलेंस शीट टू कैलकुलेट फाइनेंशियल रेशियोज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से चैप्टर भी आपका रेशियो एनालिसिस। सो डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं लाइक करेंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, जिससे हम लोग और बेटर कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है एक कंपनी की उसको दूसरे कंपनी से कंपेयर करने में, उन सब में ये रेशियोज काफी हेल्पफुल होते हैं। तो ये रेशियोज हम लोग इस बैलेंस शीट में जो फिगर्स है उनसे ही कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस शीट adheres to a formula in which assets are equal to the sum of liabilities and shareholders equity। तो जो हमने लास्ट सेशन किया था जिसमें हमने बैलेंस शीट की इक्वेशन पढ़ी थी आपकी, वही चीज है ये भी, कि जो भी आपका टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। यहाँ पर हम लोग लाइबिलिटीज में करेंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज दोनों ही इंक्लूड कर रहे हैं, विच रिप्रेजेंट्स एन आउटसाइडर क्लेम्स। These represents a outsider claims plus shareholders equity which includes the shareholder capital plus reserves and surplus which represents a owner's claim। Okay, so total assets should be equal to the current plus non-current liabilities plus shareholders equity। अब देखिए ये फॉर्मेट होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अभी हमने देखा था ट्रेडिंग और पीएल हमने बनाया था फॉर द ईयर, पूरे साल का, बट ये एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट हमें फिगर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो एज ऑन 31 मार्च और जो भी ईयर हो उसके लिए बनाया जाता है। तो देखिए इसका क्या फॉर्मेट है, दो एक तरफ आप लेफ्ट में लिखोगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में आपकी शेयर होल्डर इक्विटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, तीनों चीजें चढ़ाओगे, और राइट हैंड साइड में आप असेट्स लिखोगे जिसमें कि आप फिक्स असेट्स और करेंट असेट्स दोनों चढ़ाओगे। तो सबसे पहले आप क्या चढ़ाते हो, कैपिटल चढ़ाते हो, कंपनी का जो कैपिटल जो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, चाहे जो अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटर ने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, या अगर शेयर होल्डर्स शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर्स के द्वारा जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ है वो इसमें चढ़ाते हैं। फिर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा पूरे साल का नेट प्रॉफिट अगर आया तो उसको हम लोग इस कैपिटल में ऐड कर देते हैं, पूरे साल में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस हुआ है तो उसको माइनस करेंगे। अब इस कैपिटल पे पूरे साल में जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है, ठीक है, उसको आप ऐड कर दोगे। अगर मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट है और प्रोप्राइटर ने, या पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है, पार्टनर ने
कुछ भी ड्रॉइंग्स करी है, उसमें से पैसा निकाला है, तो एक तरीके से लाइबिलिटी कम हो गई बिजनेस की। अब इतना पैसा कम उसको अपने ओनर्स को रिटर्न करना है, तो ड्रॉइंग्स को हम लोग लेस कर देंगे जो उस फर्म में से निकाला गया है पैसा, ठीक है। और नेट लॉस को भी माइनस करते हैं, अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे कैपिटल से, और लॉस है तो माइनस करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो हम लोग फाइनली यहाँ पे चढ़ा दिया। वो कैसे आया, जो भी टोटल कैपिटल है प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द कैपिटल फॉर द ईयर माइनस एनी ड्रॉइंग्स मेड इन द ईयर, ठीक है। तो जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पे चढ़ा दी, ठीक है। तो ये आपका एक कैपिटल का पार्ट हो गया। देन जो भी आपने रिजर्व्स, डिफरेंट रिजर्व्स बना रखे हैं और सरप्लस है, वो आप यहाँ पे चढ़ा दोगे। देन यू विल शो ऑल द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अगर कोई 1 साल से ज्यादा का रिपेमेंट डेट है, जिसका लॉन्ग टर्म बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह ले रखे हैं फर्म ने, तो वो चढ़ा देंगे। फिर करेंट लाइबिलिटी, जिनका रीपेमेंट फर्म को करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 12 महीने में जिनका रीपेमेंट करना है, वो सब करेंट लाइबिलिटीज में आएगा। जैसे कि फर्म ने कुछ उधार पे माल खरीदा है, तो जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है जिनका पेमेंट करना है फर्म को, ठीक है, तो वो फर्म की लाइबिलिटी है, इसका पेमेंट करना है फर्म को, सो वो यहाँ पे चढ़ गया। बिल्स पेबल वो यहाँ पे चढ़ गया। ये सब करेंट लाइबिलिटी हो गई, जिनका पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर करना है, तो ये सब लाइबिलिटीज के अंदर में आ गए। असेट्स में आपका फिक्स असेट्स और करंट असेट्स होता है। फिक्स असेट्स क्या क्या हो सकते हैं, कंपनी का गुडविल हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है, वो भी हम लोग नीचे दिखाते हैं। तो वो सब वैल्यूज आ गए। फिर कुछ करंट एसेट्स हो गया विच कुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो सबसे लिक्विड एसेट्स कौन सा होता है, कैश ही होता है। तो जो भी कैश है बिजनेस का वो चढ़ा देंगे। जो भी इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक जो बची, वो चढ़ाएंगे। एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर है तो वो चढ़ा देंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो लायबिलिटी साइड चढ़ा देंगे। कोई सन्ड्री डेटर्स है, ओके, जिनको की उधार पे सामान, क्रेडिट पे सामान बेचा है फर्म ने, ओके, तो वो इसमें चढ़ा देंगे। और भी किसी तरीके का करंट एसेट्स है तो वो दिखा देंगे। फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे, सो दैट टोटल शुड बी इक्वल। तो जितना भी ये टोटल एसेट्स है, इट शुड बी इक्वल टू द टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज में मतलब ये नॉन करेंट और करेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म और करेंट लाइबिलिटी प्लस द कैपिटल जो है, ओके। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी क्या है, बैलेंस शीट बनती है। अब जब हम लोग फिक्स एसेट्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, सो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग कौन से, जिस प्राइस पे हमने खरीदी होती है उस प्राइस पे शो करते हैं, बट हर साल उसको डेप्रिशिएट करते जाते हैं। तो इसी में हम लोग माइनस जो भी डेप्रिसिएशन हमने दिखाया है पीएल अकाउंट में एज ए डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस शो करते हैं, उसी को हम लोग असेट की वैल्यू उतनी रिड्यूस होती है तो माइनस उतना डेप्रिसिएशन कर देते हैं। तो जो वैल्यू बचती है वो हम लोग एक्चुअल में यहाँ शो करते हैं, ओके। उसी तरीके से अगर हमारे डेटर्स हैं, तो अगर कुछ डेटर्स हमारे बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स हम लोग ने पीएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो किया, तो वो बैड डेट्स भी हमारे डेटर से क्या है, माइनस होते हैं, क्योंकि अब उतना पैसा तो मर गया, वो तो हमें रिसीव नहीं होने वाला है। तो जितना एक्चुअल में हमें रिसीव हो सकता है वो ही हमारे लिए असेट है। तो अगर हमारे कोई बैड डेट्स है तो सन्ड्री डेटर्स में वो बैड डेट्स क्या है, हमारे माइनस हो जाते हैं, ओके। तो ये सब चीजें हैं जो आपको क्या है, ध्यान देने वाली होती हैं। दिस इज द फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है, जहां हमने पूरा अच्छे से फॉर्मेट समझा, हाउ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेशन पसंद आया हो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। और साथ में फॉर ऑल द JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.